नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वो आपको कह रहा है कि 13,000 को दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। तो हमने कहा पहले में हमने x1000 इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट कर दिया हमने? x1000। और दूसरे में हमने इन्वेस्ट कर दिया 30,000 माइनस x। तो ये इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा रो में लेंगे। जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको हमें किसमें लेना है? रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना है। दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। तो पहले में हमने कहा कि x इन्वेस्ट कर दिया फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में, और सेकंड टाइप के बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट कर दिया 30,000 माइनस x। ये इन्वेस्टमेंट है, इसको रो में लेते हैं। और फिर कह रहा है कि पहले पर जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट को हमें कॉलम की फॉर्म में लेना होता है, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। पहले पे हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 5% का पहले वाले बॉन्ड पर, और दूसरे वाले बॉन्ड पर हमें मिलता है 7% का इंटरेस्ट। 5% का मतलब 5/100, 7% का मतलब 7/100। और ये कह रहा है कि जो ये टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो आपके पास 1800 के इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। तो फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। तो यहां से देखें तो ये रो हो गई आपके पास, ये कॉलम हो गया। इसका ऑर्डर देखें तो 1:2 हो गया, इसका ऑर्डर देखें तो 2:1 हो गया। तो इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल, इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बन रही है वो आपके पास बन रही है 1:1 ऑर्डर की। इसका मतलब सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। वो क्या आएगा? ये आएगा 5x/100 प्लस 7/100 इंटू में 30,000 माइनस x। 30,000 माइनस x। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इंप्लाइज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5x/100 प्लस 7/100 इंटू में 30,000 माइनस x, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1800। अब इसको बस सोल्व कर लेंगे। जो जाएगा 5x प्लस 7 यानी 21, जो जाएगा 1 2 3 4 0 आ जाएगी। इसके पीछे हो जाएगा माइनस का 7x, और ये हो जाएगा 180,000। एलसीएम लेंगे 100 उधर चला जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x आएगा। उसको हम उस साइड ले जाएंगे, प्लस का 2x हो जाएगा, राइट में ले जाएंगे, प्लस का 2x हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी आपके पास 30,000 इज इक्वल टू 2x। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 15,000। इसका क्या मतलब हुआ? उसने फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट की है वो 15,000 की है, और दूसरे टाइप के बॉन्ड में भी जो इन्वेस्टमेंट आएगी 15,000 हम यहाँ रख देंगे, तो वो भी कितनी आएगी आपके पास? सेम, दैट इज इक्वल टू 15,000। तो फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 15,000, सेकंड टाइप के में 30,000 माइनस 15,000। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में इसी का सेकंड पार्ट में यहाँ सिर्फ सेम, ये वाली चीज सेम रहेगी, ये वाली मैट्रिक्स भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। सिर्फ यहाँ 1800 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? जो इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 2000 वो आ जाएगा। सेम वे से इसी का क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक चीज ध्यान में रखना है बेटा, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हमें रो में लिखना होता है, और जो उनका प्राइस होता है उसको हमें कॉलम में लिखना होता है। जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हमें रो में लिखना होता है, और जो उनका प्राइस है उनको कॉस्ट में लिखना होता है। तो अगर हम यहां से देखें तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ उसने? 10 डजन केमिस्ट्री बुक। ये केमिस्ट्री बुक होगी 10 डजन, इसका मतलब है 120। 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, ये हो जाएगा कितना? 96। 12 into 8 दैट इज इक्वल टू 96। और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, ये हो जाएगा 120। और ये क्या है? ये केमिस्ट्री बुक्स है टोटल 120 जो है आपके पास। ये क्या आपके पास? केमिस्ट्री की बुक है, और ये आपके पास फिजिक्स की बुक है, और आपके पास ये इकोनॉमिक्स की बुक है, और ये इनका प्राइस है जो इसमें लिखा हुआ है। प्राइस एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये इनका प्राइस होगा। इसको हमें कॉलम में लिखना है। अब प्राइस की बात करें तो इसमें प्राइस बोल रहा है 80, 60,
80, 60 और 40। तो कह रहा है कि टोटल क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वो आपको टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ये मैट्रिक्स होगी आपके पास किस ऑर्डर की, 1:3 की। ये मैट्रिक्स होगी 3:1 की। इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देना, वो अमाउंट आ जाएगी आपके पास, टोटल अमाउंट आ जाएगी 120 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इसमें P का ऑर्डर दिया हुआ है, Y का ऑर्डर दिया हुआ है, W का ऑर्डर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाद में इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन इसके लिए कह रहा है कि कंडीशन निकालो कि जिससे ये पॉसिबल हो सके। तो सबसे पहली कंडीशन की बात करें यहाँ पे, तो देखो P और Y की मल्टीप्लीकेशन कब होगी, जब P के कॉलम Y की रो के इक्वल हो। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्या आएगी हमारे पास कि K की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 3 होनी चाहिए। K की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे 3। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कब हो सकती है, जब यहाँ पे K की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 की होगी। और यहां से देखें तो इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है ही, WY का प्रोडक्ट करें तो यहां से कोई कंडीशन नहीं आएगी। फिर PY का ऑर्डर क्या आएगा, अभी तो सिर्फ हमने ये बताया कि कंडीशन क्या है, इनके ऊपर तो K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब PY के ऑर्डर की बात करें तो PY का मतलब मल्टीप्लीकेशन करने से पहले हम उनका ऑर्डर बता रहे हैं। PY का ऑर्डर क्या है, उसमें पहली के रो होते हैं और बाद वाली के क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। फिर हम WY का ऑर्डर बताएंगे। WY का ऑर्डर की बात करें तो इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल तो थे हमारे पास, तो WY का जो ऑर्डर हमारे पास आएगा यहाँ से, उसमें आएगा पहली के रो दूसरी के कॉलम। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कब होगी, जब K की वैल्यू 3 होगी और मल्टीप्लीकेशन वाली जो मैट्रिक्स है वो P इंटू K ऑर्डर की होगी। यहाँ कंडीशन कोई है नहीं, लेकिन WY का जो ऑर्डर आएगा वो N इंटू K आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसके कॉलम देखें, K है, इसमें भी कॉलम K है, तो इनका मतलब कॉलम तो दोनों में सेम है। अब यहाँ पे रो इसमें N है, इसमें P है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे N P किसके इक्वल होगा, हमारे पास N के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन कब पॉसिबल होगी, फर्स्ट पॉइंट K की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास 3 और सेकंड पॉइंट P किसके इक्वल होना चाहिए, N के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, इसमें n इक्वल टू P, ये आपको गिवन है कि n और P इक्वल है। ये यहां पर हमें गिवन है कि n और P इक्वल है। x मैट्रिक्स है 2:n ऑर्डर की। अगर कोई मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो 7x इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 2:n ऑर्डर की। z मैट्रिक्स है 2 इंटू P ऑर्डर की। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये मैट्रिक्स 2:P ऑर्डर की ही रहेगी हमारे पास। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर इनका ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि n और P तो इक्वल गिवन है, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 2:n हो सकता है इसका, या फिर इसका ऑर्डर क्या हो सकता है 2:P हो सकता है, क्योंकि n और P तो इक्वल है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। n और P हमारे पास इक्वल गिवन ही है, इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स आएगी सब्ट्रैक्शन के बाद वो इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 2:n होगा, 2:P होगा। अब इसमें जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ 2:n। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2:n आंसर आ जाएगा। पार्ट आएगा इसका बी पार्ट आएगा इसका, ऑप्शन का बी पार्ट इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है 21 और 22। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम A डैश या फिर AP से लिखते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ली है। ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक 2:3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 2:3 ऑर्डर की। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको हम A डैश से लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो रो होते हैं ना उसके कॉलम बना देते हैं, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या जो कॉलम होते हैं उनकी रो बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स A आपके पास 2:3 ऑर्डर की थी, ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स 3:2 ऑर्डर की आ जाएगी। एक चीज हम यहाँ और देख सकते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ पर 1 2 पर था वो यहाँ पर 2 1 पर चला जाएगा। जो एलिमेंट यहाँ पर 1 3 पर था वो एलिमेंट यहाँ पर 3 1 पर चला जाएगा। जो एलिमेंट यहाँ पर 2 1 पर था वो एलिमेंट यहाँ पर 2 1 पर, जो एलिमेंट यहाँ पर
2 1 पर था वो यहाँ पर 1 2 पर चला जाएगा, और जो एलिमेंट यहाँ पर 2 3 पर था वो एलिमेंट यहाँ पर 3 2 पर चला जाएगा। इसका मतलब इसका ए आई जे इसके बी जे आई के इक्वल होगा। आई जे जो है यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा, बी जे आई के इक्वल होगा। आई जे इज इक्वल टू जे आई के इक्वल होगा। जो एंट्री यहाँ पर आई जे पर है वो जे आई के एंट्री के इक्वल आपको मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज हम दोबारा से कर दें तो वो वापस से एक इक्वल आएगा। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने आपको दी हुई है, अब मैं कहता है इसका ट्रांसपोज आप दोबारा से कर दो, ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज आप दोबारा से कर दो, तो क्या होगा, ये रो इसका क्या बना देते हैं आप, कॉलम। ये रो इसका क्या बना देते हैं आप, कॉलम। ये रो इसका क्या बना देते हैं कॉलम। तो आप क्या देखते हैं, वापस से किसके इक्वल आ जाएगी, ए की। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज हम दोबारा से ले तो वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। सेकंड प्रॉपर्टी, पहले ये कह रहा है कि ए और बी को आप ऐड कर लो, बाद में उसका ट्रांसपोज निकाल दो, या पहले आप ए का ट्रांसपोज निकालो फिर बी का ट्रांसपोज निकालो, बाद में दोनों को ऐड कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, सेम वे से सब्ट्रैक्शन में पहले ए और बी को माइनस करो, बाद में उसका ट्रांसपोज निकाल दो, या पहले ए का ट्रांसपोज निकालो फिर बी का ट्रांसपोज निकालो, बाद में दोनों को माइनस कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये कह रहा है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 में पहले ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, बाद में उसका ट्रांसपोज निकालो, या पहले आप ए का ट्रांसपोज निकाल दो, बाद में उसको किसी स्केलर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें कह रहा है कि ए बी, पहले कह रहा है कि ए बी की मल्टीप्लाई करो, बाद में उसका ट्रांसपोज निकालो, या पहले बी का ट्रांसपोज निकालो फिर ए का ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज पहले रखो, ए का ट्रांसपोज बाद में, दोनों का आंसर सेम आएगा। ध्यान रखना पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्स हो जाता है इसमें, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। बी ट्रांसपोज को पहले लिखना है, ए ट्रांसपोज को बाद में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये प्रॉपर्टी आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसमें ए को पहले नहीं लिख सकते आप, बी को बाद में नहीं लिख सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें हम ए का ट्रांसपोज ले और वो ए के ही इक्वल आ जाए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसमें हम ए का ट्रांसपोज ले और वो ए के ही इक्वल आ जाए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ए का ट्रांसपोज ले और वो ए के ही इक्वल आए। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 2 3 4 5 5 6, ये मैट्रिक्स है 3:3 ऑर्डर की। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो मुझे क्या करना होगा, इसके रो को कॉलम में चेंज करना होगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 3। ये रो है इसको कॉलम में चेंज करना होगा, ये कितना हो जाएगा 2 4 5। ये रो है इसका कॉलम बनाना होगा, ये कितना हो जाएगा 3 5 6। ये किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। तो जिसमें ए का ट्रांसपोज ले वो ए के ही इक्वल आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी कंडीशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट जो है, अगर आप इसमें ध्यान से देखें ना, डायगोनल एलिमेंट को आप कुछ भी ले सकते हो, 1 4 6 इनकी जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 मतलब जो एलिमेंट यहाँ 1 2 पर होता है ना, वही एलिमेंट आपको यहाँ 2 1 पर मिलता है। जो एलिमेंट यहाँ 1 3 पर होता है ना, वही एलिमेंट आपको 3 1 पर मिलता है। जो एलिमेंट यहाँ पर 2 3 पर होता है ना, वही एलिमेंट आपको 3 2 पर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होता है। ए आई जे जो है उसमें ए जे आई के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फर्स्ट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, ए आई जे जो होता है उसमें ए जे आई के इक्वल होता है। जो एंट्री 1 2 पर होती है
वही एंट्री 2 1 पर, जो एंट्री 1 3 पर होती है वही 3 1 पर मिलेगी, जो एंट्री 2 3 पर होती है वही एंट्री आपको 3 2 पर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जहां पर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल आए, उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स ए है आपके पास 0 2 -3 -2 3 0 4 -4 एंड 0, ये मैट्रिक्स है। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज लो, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ये रो है, इसका कॉलम बना देंगे 0 2 -3, ये रो है, इसका कॉलम बना देंगे -2 0 4, ये रो है, इसका कॉलम बना देंगे 3 -4 और 0, ये इसका ट्रांसपोज आया। मैंने कहा माइनस कॉमन लो, नेगेटिव निकाल रहे इस मैट्रिक्स का, तो नेगेटिव निकालेगा मतलब क्या होगा? अंदर जितनी भी एंट्रीज है उन सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 और 0। अब माइनस इनमें से कॉमन निकालें, जब माइनस कॉमन निकालते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स के बाद कोई नंबर होता है अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। सेम वे अगर मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेना होता तो वो सब में से कॉमन आता है। हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो सबके एंट्री के साइन चेंज हो जाएंगे। और आप ध्यान से देखोगे किस टेबल आ गया, -a के इक्वल आ गया। इसमें a का ट्रांसपोज किस टेबल आ रहा है? -a के इक्वल आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? बस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके लिए भी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, सेम कंडीशन है फर्स्ट। तो सेकंड कंडीशन इसमें aij जो है वो माइनस ऑफ ji के इक्वल होता है। जो एलिमेंट 1 2 पर होगा ना उसका नेगेटिव 2 1 पर मिलेगा, जो एलिमेंट 1 3 पर होगा ना उसका नेगेटिव 3 1 पर मिलेगा, जो एंट्री 2 3 पर है उसका नेगेटिव 3 2 पर मिलेगा। तो aij होता है इसमें माइनस ji के इक्वल होता है। थर्ड कंडीशन जो है इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये इसकी कंडीशन है। फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, aij जो होगा उसमें माइनस ऑफ aj के इक्वल होगा और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके 0 होंगे। इसको क्या बोलते हैं? बस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, a प्लस a ट्रांसपोज, a प्लस a ट्रांसपोज ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो a माइनस a ट्रांसपोज जो है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। a प्लस a ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक, और a माइनस a ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आपको एक मैट्रिक्स a गिवन है 7 3 1 5 2 9 1 5 और 3 1 5 और 3। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज लो आप, तो कितना आएगा? 7 3 1 5 2 9 1 5 3। अब मैंने कहा इन दोनों को आप ऐड करो, a प्लस a ट्रांसपोज निकालो। a प्लस a ट्रांसपोज कितना आएगा? इसमें 7 प्लस 7 14, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड होगी, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8, ये 4 हो जाएगा आपके पास, ये 14 2 3 2 3 से ऐड करेंगे, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा आपके पास, और ये वाली एंट्री कितनी आएगी? 6। फिर मैंने कहा इसका दोबारा से होल ट्रांसपोज निकालो। होल ट्रांसपोज निकालो तो रो को क्या करना होता है? कॉलम में, ये रो है इसका कॉलम बना दो 14 8 2 हो जाएगा, ये रो है इसका कॉलम बना दो 8 4 4 14 हो जाएगा, और फिर इसका ये रो है इसका कॉलम बना दो तो 2 14 और 6 हो जाएगा। देखो क्या ये दोनों सेम मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? इसी के इक्वल आ रहा है, a प्लस a ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। और मैंने कहा था किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो वो इसी के इक्वल आता है, वो क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। इसीलिए a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक का। सेम वे से हम यहाँ से a माइनस a ट्रांसपोज निकालते हैं। हम इन दोनों को माइनस करते हैं, a माइनस a ट्रांसपोज। 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 0। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -2। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -4। और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0।
फिर आप यहां से इसका ट्रांसपोज निकालो, होल ट्रांसपोज, तो ये कितना आएगा 0 -2, रो को हम किसमें चेंज कर रहे हैं, कॉलम में 2 0 4, ये रो इसका क्या बना दिया हमने, कॉलम बना दिया। अब मैंने कहा इनसे माइनस कॉमन लो, सभी एंट्री के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये 0 -2, 0 को साइन लिखेंगे जरूरत नहीं है, 2 0 4 0 -4 और 0 हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखो, क्या दोनों सेम है, यस, तो -a ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो a + a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, और a - a ट्रांसपोज जो है वो हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। थर्ड पॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखें बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे तो वो सिमेट्रिक ही रहेगी। एंड द सेम वे अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो होती है, उनको किसी स्केलर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही रहेगी, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो इस a को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ a। आपको पता है हाफ ऑफ क्या होता है, प्लस a होता है। अब मैंने क्या करा, हमने इसमें क्या करा, इसमें a ट्रांसपोज हाफ ऑफ a ट्रांसपोज ऐड कर दिया और हाफ ऑफ a ट्रांसपोज क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इस वाले से और इस वाले से, इन दोनों से हाफ कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा a + a ट्रांसपोज। और इस वाले से और इस वाले से भी हाफ क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा a - a ट्रांसपोज। और a + a ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सिमेट्रिक, तो ये क्या पार्ट आ जाएगा, इसका सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी इसकी। और इसकी बात करें a - a ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, a को दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, एक सिमेट्रिक की फॉर्म में और एक स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख दिया। बाकी हम क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये क्या चीज है।